तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्रिश एकेडमी पर। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बोस आइंस्टाइन गैस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ठीक है। तो देखो देखते हैं यहाँ पर कैसे करते हैं टॉपिक को। एनईपी के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। बीएससी के अंदर अगर आपके पास स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बुक अप्लाई है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो देखो यार, सबसे पहले हम नॉर्मल समझते हैं बोस आइंस्टाइन गैस हमारी होती क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। डेरिवेशनल टॉपिक है। आपकी जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बुक है उसका सबसे बड़ा डेरिवेशन ये टॉपिक जो है कवर करता है, बोस आइंस्टाइन गैस। मतलब जितने आप यहाँ पर टॉपिक पढ़ोगे, जितने डेरिवेशन आप पढ़ोगे यहाँ पर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर, उनमें सबसे बड़ा जो डेरिवेशन रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है आपका बोस आइंस्टाइन गैस का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यार, बोस आइंस्टाइन गैस होता क्या है। एन असेंबली ऑफ बोसॉन्स इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन गैस। बीई गैस इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, बीई गैस, ठीक है। जब यार बहुत सारे बोसॉन्स आपके ना इकट्ठे हो जाते हैं, एन असेंबली ऑफ बोसॉन, जब आपके बोसॉन पार्टिकल क्या होते हैं, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक से आपको पता है। बोसॉन पार्टिकल आपके कैसे पार्टिकल होते हैं, एक जैसे पार्टिकल होते हैं, इनडिस्टिंक्ट पार्टिकल होते हैं, जिनका जो इंटीग्रल जो स्पिन है वो आपका एंगुलर मोमेंटम की टर्म में होता है, h/2 पाई की टर्म में होता है, ठीक है। आपको पता है कि बोसॉन पार्टिकल आपके क्या होते हैं। समझ आई बात। बोसॉन पार्टिकल बीई स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। अगर बहुत सारे बोसॉन्स आपके यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, देन वो हो जाएगी आपकी बीई गैस। आगे देखो, आगे यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके लिए बनाए गए हैं। थ्योरी भी पूरी कवर करी गई है, डेरिवेशन पूरे कवर किए गए हैं इस इन नोट्स के अंदर, ठीक है। अगर आप इन नोट्स को चाहते हो तो जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पीडीएफ मैं डाल दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। एंड आराम से अपनी स्टडी कंटिन्यू आप कर सकते हो। देखो यार, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक एंड एफडी स्टैटिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिक्स कैन नॉट बी अप्लाई टू ऑर्डिनरी गैस। बच्चों, जो आपकी नॉर्मल गैस होती है, ठीक है मेरे भाई, जो आपकी नॉर्मल गैस होती है, ऑर्डिनरी गैस होती है, उनके अंदर ना इनका कोई काम नहीं होता, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स का ना फर्मी डिराक का। क्योंकि नॉर्मल गैस के अंदर, बिकॉज ऑर्डिनरी गैस ओबे क्लासिकल स्टैटिक, क्योंकि नॉर्मल गैस क्या ओबे करती है बच्चों, क्लासिक स्टैटिक्स। क्लासिक स्टैटिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। समझ आई बात कि जो आपकी नॉर्मल गैस होती है वो आपकी क्लासिक स्टैटिक फॉलो करती है, ना कि आपकी क्वांटम। क्वांटम आगे आपका दो टाइप का होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक। इस टॉपिक में कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नॉर्मल सा कंसेप्ट, आप इसको इजीली कवर अप कर सकते हैं। आगे देखिए, अब देखो हमने यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर क्या लिखना है। अब हमने यहाँ पर क्या मानना है, लेट कंसीडर अ परफेक्ट बोस आइंस्टाइन गैस। हमने यहाँ पर एक परफेक्ट बोस आइंस्टाइन गैस ले लेनी है, जिसके अंदर एन पार्टिकल हैं बोसोन के, जिसके अंदर एन बोसोन है। एन बोसोन का मतलब क्या है, सच दैट N1 N2 N3 सो अप टू Ni तक। समझ आई बात। यानी हमारे पास N1 N2 इस प्रकार से Ni तक हमारे बोसोन पार्टिकल हैं, ठीक है। इन डिफरेंट कंपार्टमेंट, अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर है। कंपार्टमेंट्स जैसे कि हमारा 1 2 3 सोप टू के कंपार्टमेंट तक जो है हमारे बोसोन जो है पार्टिकल, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे किए गए हैं। एंड डिफरेंट एनर्जी स्टेट, अलग अलग एनर्जी स्टेट के अंदर है, या अलग अलग क्वांटम लेवल है। एनर्जी स्टेट बोल लो या क्वांटम लेवल बोल लो, जिनकी रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर करेंगे G1 G2 सोप टू Gi तक। G1 G2 ये मेरा क्या है, ये है यहाँ पर मेरी एनर्जी स्टेट कितनी है आपकी, ये आपके क्वांटम लेवल कितने हैं, ठीक है। एंड जो नंबर ऑफ बोसोन पार्टिकल है वो यहाँ पर मैंने N1 N2 Ni तक यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। दो जो यहाँ पर अब तक मैंने दो पैराग्राफ आपको पढ़ाए हैं, जितनी थ्योरी कराई है अब तक समझ में आई है या नहीं आई। कमेंट में भाई जो भी दिक्कत है ना किसी बच्चे को, कमेंट कर देना, उसका यहाँ पर सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब आपने यार एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, या आपने जब डेरिवेशन किया था ना, अकॉर्डिंग टू बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। यार आपको पता है, हमारे चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बीएससी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के नाम से। वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिल जाएगा जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। वहाँ पर आपने ना इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये एज इट इज फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है, कोई भी यहाँ पर चेंज मैंने नहीं किया है। समझ आई बात। जिस बच्चे ने रिवाइज किया होगा, वो वीडियो देखी होगी, उसको तो पता होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे हमने डिराइव किया है, ठीक है। आप यहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके। नहीं, फिलहाल आपको इस टॉपिक के अंदर ना केवल इतना याद रखना है कि Ni का फॉर्मूला कितना होता है, Gi बटे मेरा होता है ई की अल्फा प्लस में बीटा ui एंड माइनस मेरा कितना होता है, 1 होता है। अल्फा बीटा यहाँ पर मेरे नॉर्मल कॉन्स्टेंट है, बीटा की वैल्यू 1/kT मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ui यहाँ पर मेरी एनर्जी है,
एन आई यहाँ पर क्या है? एन आई मेरे प्यारे बच्चे है नंबर ऑफ पार्टिकल, बोसोन पार्टिकल। बोसोन पार्टिकल आपके कितने हैं? जी आई क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जी आई यानी कि एनर्जी स्टेट कितनी है आपकी, आपके क्वांटम लेवल कितने हैं। समझ आई बात बच्चों? आगे देखो, आगे जो हमको थ्योरी पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर, देखो हेयर वी पुट ई की माइनस अल्फा। यार हमको ना जो हमारे टॉपिक है बोस आइंस्टाइन गैस, इसके अंदर हमको डी पुट करना होगा, जो ई एक बटा ई की अल्फा है, यानी कि ई की माइनस अल्फा। यहाँ पर ई की अल्फा नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ई की माइनस अल्फा हो जाएगा ना। यानी हमको यहाँ पर बच्चों ई की माइनस अल्फा को कैपिटल डी पुट करना है। डी का क्या मतलब है? डी का मतलब होता है डिग्री ऑफ डीजेनरेसी, कि बच्चों आपकी जो गैस है ना, वो कितनी ज़्यादा डिजेनरेट हो रही है। ठीक है? गैस कितनी ज़्यादा आपके यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, डिजेनरेट हो रही है। ये आपका यहाँ पर बताता है डिग्री ऑफ डिजेनरेसी, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं। अब देखो आगे हमको क्या करना होगा इस टॉपिक के अंदर। एन की वैल्यू देखो, एन बिल्कुल एज इट इज़ मैंने यहाँ पर सेम लिख दिया, जी बिल्कुल एज इट इज़ मैंने सेम लिख दिया। अब ई की अल्फ़ा है, अगर यहाँ पर मैं इसको 1 बटा ई की अल्फ़ा कर दूँ, ठीक है? तब ये मेरा ई की माइनस अल्फ़ा बन जाएगा। लेकिन ई की अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? अगर ई की माइनस अल्फ़ा मेरा डी है, देन ई की अल्फ़ा कितनी वैल्यू होगी? 1/d होगी ना, नॉर्मल सी बात है 1/d। तो यहाँ पर हम मेरे प्यारे बच्चों ई की अल्फ़ा की जगह पर ना 1/d पुट कर देंगे। समझ आई बात? हमने यहाँ पर 1/d पुट कर दिया एंड इनटू में मेरा ई की बीटा यूआई बचा, माइनस में मेरा 1 बचा। बिल्कुल एज़ इट इज़ फ़ॉर्मूले के अंदर मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है, ई की अल्फ़ा की जगह 1/d यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है। आगे देखो, आगे हमको यहाँ पर क्या करना है? आगे देखो, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल कैन बी कैलकुलेटेड एज़। अब जितने भी यहाँ पर टोटल कांस्टेंट पार्टिकल हैं, जितने कांस्टेंट बोसोन है यहाँ पर मेरे N1 N2 बोसोन, जितने मेरे बोसोन पार्टिकल हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उनकी यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए जो आपकी Ni की वैल्यू है ना, अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं Ni की वैल्यू का समेशन कर दूँ, टोटल यहाँ पर मेरा N आ जाएगा। N मेरा क्या है कि कितने नंबर ऑफ टोटल बोसोन है आपके। ये Ni क्या है? ये मात्र आपका एक बोसोन बता रहा है। समझ आई बात? तो यहाँ पर मैं इसका समेशन कर दूँगा एंड एज़ इट इज़ जो Ni की वैल्यू है, एज़ इट इज़ ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है एंड यहाँ पर मैंने समेशन का साइन डिनोट कर दिया है। छोटा-सा कांसेप्ट है, आगे इसके बारे में कोई इतना फर्दर इस्तेमाल भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। बस आपको पढ़ना है, ठीक है? बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, Ni हमने कैसे कैलकुलेट किया है, टोटल N हमने कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है? बस आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। आगे देखते हैं टॉपिक। आगे देखो यार, आगे हमको क्या निकालना है? आगे बच्चों हमको निकालना होगा यहाँ पर एंड वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेज स्पेस सेल। ठीक है? आप यहाँ पर कितने ज़्यादा सेल हैं आपके? एलिमेंट्री सेल, छोटे-छोटे सेल पार्टिकल आपके कितने हैं? एलिमेंट्री फेज स्पेस सेल कितने हैं? मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस डीपी। आपने बहुत बार ये पढ़ा होगा अब तक, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, तो जीपी, डीपी आपने बहुत बार सुना होगा नाम। मैं आपको बता देता हूँ, जीपीडीपी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेज स्पेस सेल। आपके एलिमेंट्री फेज स्पेस सेल कितने हैं? मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस डीपी के अंदर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्री फेज स्पेस सेल बच्चों कितने हैं? इसकी वैल्यू होती है जीएस। जीएस यहाँ पर मैंने इसी टॉपिक के अंदर इंक्लूड किया है। वैसे आप इसको ना बिना जीएस के लिखना हर एक टॉपिक में, लेकिन आपको याद रखना है जब आप टॉपिक करोगे बोस-आइंस्टाइन गैस का या फर्मी गैस का, ठीक है? आगे फर्मी गैस में पढ़ाऊँगा। तो उसके अंदर आपको यहाँ पर जीएस भी ऐड करना होगा, ठीक है? जीएस भी आपको यहाँ पर ऐड मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर करना होगा। तो जीएस के साथ में मेरा क्या है, 4 पाई इंटू में वी है मेरा, इंटू पी स्क्वायर डीपी है एंड बटे मेरा क्या है, मेरा एच क्यूब है, ठीक है? जीएस यहाँ पर क्या है, जीएस यहाँ पे है मेरे भाई स्पिन डीजेनरेसी फैक्टर। आगे पढ़ेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं। देखो यार, यहाँ पर मैंने साफ-साफ बता रखा है कि जीएस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर है ड्यू टू बोसोन स्पिन। आपके जो बोसोन पार्टिकल है ना, वो स्पिन कर रहे हैं, ठीक है? बोसोन पार्टिकल कभी आपके मतलब लेफ्ट साइड टर्न हो रहे हैं, कभी राइट साइड टर्न हो रहे हैं, ठीक है? तो उनके अंदर ना स्पिन हो रही है। स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर यहाँ पर इंक्लूड हम करेंगे एंड जीएस की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 2s प्लस में 1 होती है। अब आपको एक बात तो पता होगी, जो बोसोन पार्टिकल आपके होते हैं, उनका इंटीग्रल स्पिन कितना होता है? h/2 पाई होता है ना? यानी हम नॉर्मल यहाँ पर ना s की जगह 1 पुट कर देंगे।
एस की जगह हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, सॉरी एस की जगह हम 0 पुट कर देंगे। जो जीएस की हमारी वैल्यू आएगी ना बच्चों, जीएस की हमारी वैल्यू आएगी 1। यानी कि जो स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर है बोसोन पार्टिकल का, आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कितना होता है, एग्जैक्ट हमारा 1 होता है। ठीक है, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी आगे, देखो कैसे पड़ेगी। अब देखो हमने जीपीडीपी पढ़ लिया, जीपीडीपी की वैल्यू कितनी हो गई, नॉर्मल 1 पुट करके आप जीपीडीपी की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो अब हमको यहाँ पर निकालना है एनपीडीपी। एनपीडीपी को यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डीएनपी के टर्म में। ठीक है, एनपीडीपी मेरा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ बोसोन पार्टिकल आपके कितने हैं मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस डीपी के अंदर। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल लाइंग इन मोमेंटम इंटरवल, ये एम ओ एम डॉट क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस डीपी के अंदर आपको निकालना है। तो देखो यार नॉर्मल सा फंडा आपका हो यहाँ पर रहने वाला है ये। एनपीडीपी आपका बराबर हो जाएगा जीपीडीपी एंड बटे आपका हो जाएगा ई की अल्फा प्लस है आपका क्या होता था यहाँ पर यू आई बाय में के टी, है ना, यू आई सॉरी बीटा यू आई भी यहाँ पर लिख सकते हो। बीटा की यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर रखी है 1/kT, तो इसलिए मैंने डिवाइड में यहाँ पर क्या लिख दिया, के टी लिख दिया। एंड अब ये सारी की सारी टर्म मेरी पी में चल रही है, ध्यान से देखो यहाँ पर मेरा एन पी है, जी पी है, तो नीचे मैं यू कैसे लिख दूंगा, जो मेरा एनर्जी है ना, अब आपको एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ये देखो यहाँ पर मैंने बीटा की वैल्यू 1/kT पुट कर रखी है एंड यू आई की वैल्यू मैंने पुट कर रखी है पी स्क्र बटा 2m। पता होगा मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है बी स्टैटिक्स पर, उसके अंदर भी बताया है कि ये जो एनर्जी है आपकी टोटल एनर्जी सिस्टम की मैंने कैसे कैलकुलेट करी है, आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, नॉर्मल सा कंसेप्ट लगने वाला है यहाँ पर। एंड आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, यू आई की वैल्यू पुट करी, बीटा की वैल्यू पुट करी, देन हमारा क्या बन गई इक्वेशन, ई की अल्फा प्लस मेरा पी स्क्र बटा 2m/kT है माइनस मेरा 1 है। नॉर्मल सा कंसेप्ट है भाई, ठीक है, बस मैंने वैल्यू पुट करी है और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। आगे देखो तो मेरा एनपीडीपी कितना बन गया, एनपीडीपी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे मेरा हो जाएगा जीपीडीपी की वैल्यू, जीपीडीपी हमारा कितना आया था 4πv इंटू में पी स्क्र डीपी आया था, नीचे मेरा एच क्यूब है इंटू में, अब देखो ये तो मेरी होगी जीपीडीपी की वैल्यू यहाँ तक की, एच क्यूब तक तो मेरी सारी वैल्यू किसकी है, ये जीपीडीपी की है। और साथ में मेरा क्या है, साथ में है मेरे भाई मेरा ई की अल्फा है प्लस में मेरा पी स्क्र बटा मेरा 2m/kT है माइनस मेरा 1 है, एग्जैक्ट सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी है। अब देखो अब यहाँ पर मेरी वैल्यू आ गई एनपीडीपी की, अब मैं वैल्यू निकालूंगा एनयूडीयू की। ठीक है, डायरेक्ट स्टेप याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा डेरिवेशन लंबा है, थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन अगर आप 2-3 बार इस टॉपिक को पढ़ोगे आराम से बैठकर कॉपी पर रिवाइज करोगे तो ईजी तरीके से आप यहाँ पर टॉपिक को समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं रहेगी आपके। आगे देखो, आगे हमको क्या पढ़ना है, सो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल लाइंग इन एनर्जी इंटरवल यू एंड यू प्लस डी यू। यानी यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी निकालनी होगी, एन यू डी यू की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। देखो कैसे निकालोगे, एन यू डी यू, अब जब मैं यहाँ पर एन पी डी पी निकालता था तब यहाँ पर मैं जी पी डी पी लिखता था ना, अब यहाँ पर एन यू डी यू में निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी यू डी यू। समझ आई बात, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, जी यू डी यू लिखूंगा। नीचे यहाँ पर मैं अब देखो सारी इक्वेशन मेरी यू की टर्म में चल रही है, तो नीचे भी यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यू की टर्म लिखूंगा ना, तो ई की अल्फा मैंने सेम रख लिया प्लस यहाँ पर यू आई बीटा की वैल्यू 1/kT मैंने पुट कर दी, यहाँ पर यू आई बाय मेरा केटी हो गया माइनस मेरा 1, एग्जैक्ट सेम टू सेम रहा। आगे देखो, आगे देखो यार जो मेरा एन यू डी यू है, जी यू डी यू की यहाँ पर मुझे वैल्यू पुट करनी होगी। अब जी यू डी यू है एग्जैक्ट है, जैसे मैंने जी पी डी पी की वैल्यू निकाल लिया यहाँ पर 4πv तो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर सेम लिख दिया। ठीक है, 4πv तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट आपका सेम लिख दिया। पी स्केयर की मुझे यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होगी, पी स्केयर की मुझे वैल्यू यू की टर्म में लेकर आनी है, तो देखो कैसे यहाँ पर मैं लेके आऊँगा, आपने ये इक्वेशन पढ़ रखी होगी, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2mu हो जाएगी ना। आपको पता है यू की वैल्यू कितनी होती है, पी स्क्वायर बटा 2m होती है ना, तो इस इक्वेशन से मैंने पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है 2mu। समझ आई बात, तो यहाँ पर मैंने 2mu पुट कर दिया पी स्क्वायर की जगह पर। आगे देखो, आगे यहाँ पर जो मुझे वैल्यू पुट करनी है वो करनी है डीपी की, मुझे डीपी की वैल्यू चाहिए। तो देखो डीपी की वैल्यू मैं कहाँ से लेके आऊँगा, जो मेरी पी स्क्वायर की वैल्यू आई है, अगर मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दूं, दोबारा फिर सुनो, अगर मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दूं u के रिस्पेक्ट से, तो मेरी यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी ना। देखो यहाँ पर 2 भी डी पी हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 2 मेरा सेम, 2 मेरा कांस्टेंट रह गया बाहर मैंने निकाल लिया,
एम मेरा कांस्टेंट है, एम भी मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया। यू का जैसे मैंने डेरिवेटिव किया, कितना हो गया? डी हो गया ना? तो यहाँ से मेरी डीपी की वैल्यू कितनी हो गई? एम डी यू, एंड मल्टीप्लाई में है इस साइड में, डिवाइड में आ गया। एम डी यू बटे पी, यहाँ पर मेरी वैल्यू हो गई डीपी की। अब पी की वैल्यू कितनी है? आपको अगर पी स्क्वेयर की वैल्यू पता है तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 mu का अंडर रूट हो जाएगी ना। तो यहाँ पर इस प्रकार मैं डीपी की वैल्यू निकाल लूंगा, और यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा एम डी यू, नीचे मेरा यहाँ पर हो गया 2 mu का 1/2। एच क्यूब मैंने सेम रख लिया, ई की अल्फा मैंने सेम रख लिया, प्लस में यू आई बाई के टी मैंने सेम रख लिया, -1 मैंने सेम रख लिया। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आगे डेरिवेशन आपके लिए बड़ा ईज़ी रहने वाला है। ये कंसेप्ट है थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है कि कैसे वैल्यू आई। मैंने बिल्कुल यहाँ पर डिटेल में समझा दिया है कि कैसे-कैसे हमने यहाँ पर वैल्यू पुट अप करी हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एनयू-डीयू की वैल्यू कितनी होगी? एनयू-डीयू जो है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल आपके जिनका एनर्जी इंटरवल यू एंड यू प्लस डी यू के अंदर लाई कर रहा है। देखो यहाँ से 4 पाई वी, एंड यहाँ से एम, एम मैंने इनके साथ ले लिया, 4 पाई एम वी बन गया मेरा। समझ आई बात? आगे देखो, यहाँ पर 2 एमयू, यहाँ पर तो है 2 एमयू की, देखो यार इस बात को समझो, यहाँ पर तो 2 एमयू की एक पावर है, यहाँ पर तो 2 एमयू की एक पावर है, नीचे 2 एमयू की हाफ पावर है। तो जब मैं हाफ को ना ऊपर ले जाऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगी ना, तो ये बन जाएगी 1 माइनस में 1/2। और जब आप 1 में से आधी पावर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास बचेगी आधी पावर, 1/2 पावर। तो 4 पाई एमवी, 4 पाई वी तो मेरा एज़ इट इज़ है, एम मैंने यहाँ से लिख लिया, ठीक है? एम मैंने इनके साथ में मल्टीप्लाई करा दिया, 4 पाई एमवी बच गया, यहाँ पर 2 एमयू की 1/2 बच गई, डीयू मैंने यहाँ पर एज़ इट इज़ लिख लिया, नीचे एच क्यूब मैंने एज़ इट इज़ लिख लिया, और नीचे 2 एमयू तो मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक है? नीचे मेरा बचा ई की अल्फ़ा प्लस में यू बटे के टी माइनस में 1। अब मैं यू आई को यहाँ पर यू भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऊपर मैंने हर एक जगह यू पुट कर रखे है, ये देखो 2 एमयू, यहाँ पर भी मैंने डीयू, ठीक है? तो आप ना जो यूआई है, यूआई को आप नॉर्मल तरीके से यू भी लिख सकते हो। सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है ये हमको यू बता रहा है, ठीक है? आगे देखते हैं। अब देखो यार, जो हमारी इक्वेशन आई थी पीछे एनयू डीयू की, उसकी उसके अंदर हमको ना कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है यू बाई में के टी, जो हमारे नीचे वैल्यू चल रही है ना, ई की अल्फ़ा प्लस में हमारा यू बाई के टी है, माइनस में हमारा 1 चल रहा है, ठीक है? तो हमको हमारी इक्वेशन के अंदर ना यू बाई के टी को एक्स पुट करना है, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया? डीएक्स हो गया, के टी मैंने बाहर निकाल लिया, यू का मेरा डेरिवेटिव हो गया डीयू। तो मुझको ये दोनों जो वैल्यू है एक्स की और डीएक्स की, ये मुझको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो मेरा एन यू डी यू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल जिनके एनर्जी इंटरवल यू है, यू के साथ में यू प्लस डी यू है। देखो 4 पाई एम वी तो मैंने सेम रख लिया, जो मैंने पिछले पेज पर एन यू डी यू की जो वैल्यू लिखी है ना, एज इट इज बिल्कुल सेम वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। आगे देखो 2 एमयू था आगे मेरा, तो यहाँ पर 2 एमयू की 1/2 थी मेरी, तो मैंने यू तो मैंने अलग निकाल लिया। यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? यू मेरा हो जाएगा एक्स की मल्टीप्लाई में इंटू के टी, तो के टी एक्स की 1/2 तो मेरा अलग हो गया। अंडर रूट 2m मैंने यहाँ पर अलग निकाल लिया। ठीक है, समझ आ रही है बात? नॉर्मल कंसेप्ट है। डी यू की जगह मैंने यहाँ पर क्या पुट करना है? ये मेरी डी यू की वैल्यू है। डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के टी इंटू में डी एक्स हो जाएगी ना, तो के टी इंटू में डी एक्स हो गया डी यू की जगह। नीचे मेरा एच क्यूब सेम रहा, ई की अल्फ़ा, अब देखो ई की अल्फ़ा प्लस मेरा कितना था? बीटा बाय में सॉरी यहाँ पर यू बाय में के टी था, तो यू बाय में के टी को मैंने एक्स पुट कर लिया। ई की अल्फ़ा प्लस मेरा एक्स आ गया, माइनस मेरा यहाँ पर 1 रह गया। इतनी चीज़ समझ में आई? मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है? आगे देखो एनयू-डीयू, भाई इस चीज़ को आपको ना डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये वैल्यू मैंने कैसे लिखी? इस इक्वेशन की मैंने ना ये वैल्यू बनानी है। देखो v तो मैंने सेम रख लिया एज़ इट इज़। अब देखो m की 1/2 तो यहाँ पर है, m की 1 पावर यहाँ पर है, तो कितनी हो गई? m की 3/2 हो गई ना, तो ये तो बन गई m की 3/2, ठीक है? kT की, सिर्फ़ kT को देखना यहाँ पर, kT कितनी पावर है? k और t की पावर यहाँ पर 1/2 है। यहाँ पर k और t की पावर कितनी है? मात्र आपकी 1 पावर है। तो 1 और 1/2 केटी की हो गई 3/2, तो यहाँ पर एम की भी 3/2 है, केटी की भी 3/2 है। अब देखो, अब ना आपका एक तो पाई बचा,
ठीक है? आपका एज़ इट इज़ एक तो पाई बच रहा है, एक आपका यहाँ पर 4 अंडर रूट 2 अलग बच गया। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 पाई m kT की होल 3/2 कर दूँ, देखो यार m kT की 3/2 तो आप समझ गए कि कैसे-कैसे इनकी वैल्यू बन रही है। अब आपको समझना है कि ये पूरी इक्वेशन मैंने 2 पाई कैसे लिखी। देखो यहाँ पर कितनी बन रही है वैल्यू, पाई की 3/2 बन रही है ना। अगर मैं पूरी इक्वेशन को पाई की 1/2 से डिवाइड कर दूँ, तो पाई की 1/2 मेरी ऊपर आ जाएगी, ठीक है? एंड ये पाई की 3/2 है। यानी अगर मैं 3/2 में से 1/2 घटाऊँगा, अगर मैं 3/2 में से 1/2 घटाऊँगा, तो कितनी वैल्यू आएगी? 1 वैल्यू आएगी ना पाई की, एग्ज़ैक्ट पूरी की पूरी 1 वैल्यू आएगी। और यहाँ पर देखो पाई की 1 वैल्यू बन रही है। यानी जो पाई की 1 वैल्यू है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ पाई की 3/2 डिवाइड मेरा अंडर रूट पाई। क्या बात समझ में आई? इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है भाई, बिल्कुल, ठीक है? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ में आया कमेंट कर देना वीडियो पर, ठीक है? दोबारा समझा दूँगा। नॉर्मल कांसेप्ट है यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर वैल्यू कितनी बन रही है? 4 इंटू में अंडर रूट 2 वैल्यू मेरी यहाँ पर बन रही है। अगर मैं 2 की 3/2 लिख दूँ, 2 की 3/2 का क्या मतलब है? 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है? 2 को यार आप सबको पता है, 2 को यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अगर मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख दूँ और उसकी मैं कर दूँ होल की पावर की 3/2, ठीक है? 2 से मेरा 2 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर मेरी वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 का क्यूब, यानी कि 2 रूट 2 एंड बाहर मेरा कितना है? अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, तो देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई? ये मैंने सोल्व की है, यहाँ पर ये मेरी वैल्यू आ गई 2 रूट 2, ठीक है? एंड इस 2 रूट 2 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वैल्यू कितनी बनेगी? 4 रूट 2 बनेगी ना? वैल्यू मेरी बन जाएगी 4 रूट 2 एंड ऊपर मेरा कितना है? यहाँ पर है मेरा 4 रूट 2। क्या बात समझ में आई है? ये जो सारी वाली इक्वेशन है एनयू डीयू की, ये मैंने इस टर्म के अंदर रिड्यूस कर दी है। एम के टी की 3/2 आप समझ गए होंगे, पाई की 3/2 समझ गए होंगे मैंने कैसे लिखा। 2 की 3/2 मैंने किया, 2 रूट 2 आया। मैंने इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन मेरा बन गया 4 रूट 2 जो मेरा आना चाहिए था। नीचे मेरा ई की अल्फ़ा प्लस एक्स माइनस 1 सेम रहा एंड एच क्यूब वगैरह मेरा सेम रहा। एक्स की 1/2 डीएक्स मैंने यहाँ पर अलग निकाल लिया। आगे देखो, अब आपके यहाँ पर एनयू डीयू की वैल्यू तो आ चुकी है। अब अगर आप निकालना चाहते हो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं आपके, तो उसको आप एन से डिनोट करोगे। एनयू डीयू की यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर सकते हो 0 से इन्फिनिटी के टर्म के अंदर। देखो कैसे करोगे इंटीग्रेशन? आपने यार देखो एन की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी आई है? वी बटे में एच क्यूब है आपका, 2 पाई एम के टी की 3/2 है। ये तो आपने सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर बाहर निकाल ली। 2 बटे में अंडर रूट पाई आपने बाहर निकाल लिया। आपने इंटीग्रेशन करनी है 0 से इन्फिनिटी एक्स की 1/2 डीएक्स एंड नीचे आपका ई की अल्फा प्लस एक्स माइनस 1। समझ में आई बात? नॉर्मल कांसेप्ट है, ठीक है? आप इस इक्वेशन को ना डायरेक्ट याद रखो। जो ये वाली इक्वेशन आपकी बनी है ना, ये आगे फर्दर बहुत जगह काम आने वाली है इस टॉपिक के अंदर, इस डेरिवेशन के अंदर। आगे देखो, तो आगे यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, एन की यहाँ पर मैंने वैल्यू मान ली वी बटे में एच क्यूब 2 पाई एम के टी की 3/2। इस सारी की सारी टर्म को मैंने F1 अल्फा मान लिया, इस सारी की सारी टर्म को। 2 बटे में अंडर रूट 2 पाई एंड जो ये इंटीग्रेशन के अंदर वाली वैल्यू है, इस सब को मैंने ना यहाँ पर F1 अल्फा मान लिया। समझ आई बात? F1 अल्फ़ा क्या है मेरा? पहला फ़ंक्शन है अल्फ़ा के टर्म में, ठीक है? एंड इसको मैंने इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है 1 है वो मैंने डिनोट कर दिया। आगे देखो, ये तो आपने निकाल ली n की वैल्यू। अब आपको यहाँ पर निकालनी है कैपिटल U। कैपिटल U क्या है हमारा? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड एज़, जो पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो आप कैसे निकालोगे? वो आप निकालोगे NU DU के साथ में U की मल्टीप्लाई करोगे एंड आप इंटीग्रेशन यहाँ पर करोगे 0 से इन्फिनिटी। बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ ज़रा। u की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे NU DU के साथ में और इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देंगे 0 से इन्फिनिटी का। देखो, यहाँ पर आपको पता है u की वैल्यू कितनी है? आपने यहाँ पर पुट कर रखा है u/kT को x, ठीक है? तो वहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई? kT इंटू में x आ गई ना, तो kT इंटू में x तो आपने यहाँ पर u की जगह पुट कर दिया। NU DU आपने यहाँ पर सेम रख लिया। आगे देखो, अब यहाँ पर बिल्कुल एज़ इट इज़ वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखनी है। u मेरा कितना आ गया? इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर लिखनी है 0 से इन्फिनिटी तक की। अब देखो, ये बिल्कुल एज़ इट इज़ मेरी सेम वैल्यू है, जो मेरी n की वैल्यू ऊपर आई थी। v बटे में एच क्यूब है, 2 पाई एम के टी 3/2 है, 2 बटे में अंडर रूट पाई भी है। अब देखो, के टी के साथ मैंने मल्टीप्लाई करनी है, तो के टी लिख दिया।
एक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है। पहले एक्स की 1/2 था। अब अगर मैंने एक्स एक और मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 प्लस 1, एक्स की पावर मेरी बन गई मेरे प्यारे बच्चों एक्स की 3/2। क्या बात समझ में आई? थोड़ा बड़ा डेरिवेशन हो सकता है लेकिन हम कंसेप्ट लगाकर पढ़ रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल आराम-आराम से सीखेंगे और चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? एक्स की 3/2 हो गई, नीचे यहाँ पर मेरा हो गया ई की अल्फ़ा प्लस में एक्स एंड माइनस मेरा हो गया 1। समझ आई बात? आगे देखो। आगे हमको यहाँ पर क्या करना होगा? ये स्टेप भी यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट आपको समझना है। यू की वैल्यू अब आपको यहाँ पर क्या बात याद रखनी है, अंदर देखो एक्स की 3/2 है। एक्स की 3/2 है। आपको बाहर ना 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 आ गया, v बटे एच क्यूब आपका सेम हो गया, ठीक है? अंदर एक्स की जो टर्म थी एक्स की 3/2 थी, आपने 3/2 की मल्टीप्लाई कर दी बाहर, v बटा एच क्यूब के साथ में, 3/2 हो गया, 2 पाई एम के टी की 3/2 हो गई, के टी एज इट इज़ मैंने सेम रख लिया। अब देखो, अगर आपने बाहर 3/2 से मल्टीप्लाई करवाया है, आपने यहाँ पर 3/2 लिख दिया एग्ज़ैक्ट। अब अंदर जो मेरा 2 बटे में अंडर रूट पाई है ना, 2 बटे में जो मेरा अंडर रूट पाई है, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको करवानी होगी किसके साथ में? अगर बाहर 3/2 है, तो अंदर आप किसके साथ कराओगे? 2 बटे में 3 के साथ कराओगे ना? तो यहाँ पर आपको इसकी मल्टीप्लाई करा देनी है 2, यहाँ पर आपको इसकी मल्टीप्लाई करा देनी है 2 बटे में 3 के साथ में। तो कितना हो जाएगा ये? 2 जाए मेरा 4 हो जाएगा एंड नीचे मेरा 3 अंडर रूट पाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी मेरा सेम रहा। एक्स की 3/2 डीयू मेरा यहाँ पर डीएक्स आएगा सॉरी यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर आपका डीएक्स आएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा बच्चों? डीएक्स आएगा। डीएक्स आ गया, नीचे मेरा ई की अल्फ़ा प्लस एक्स सेम रहा, -1 मेरा सेम रहा। आगे देखते हैं। अब देखो, आगे यहाँ पर मैंने क्या मान लिया है, जो मेरी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आई है, टोटल जो एनर्जी है सिस्टम की, वो मैंने यहाँ पर ले ली 3/2 वी बटे में एच क्यूब है, 2 पाई एम के टी की 3/2 है, के टी है, इंटू यहाँ पर ये सारी की सारी टर्म मैंने एफ टू अल्फा मान ली। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, एफ टू अल्फा मैंने कौन सी टर्म मानी है। जो यहाँ पे पिछली हमारी इक्वेशन आई थी ना, पिछली जो हमारी इक्वेशन आई थी, ये वाली, ये देखो। जो हमारी इक्वेशन बनी थी केटी के साथ में है 4 बटे में 3 है, अंडर रूट पाई है, ये सारे के सारे इंटीग्रेशन है, ठीक है? तो जो मेरी इतनी-इतनी टर्म आई है, केटी के बाद वाली टर्म, केटी के जो बाद वाली टर्म है ना, ये मैंने सारी ले ली है F2 अल्फ़ा यानी कि हमारा सेकंड फंक्शन है अल्फ़ा का। अब देखते हैं आगे क्या कुछ हम करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो देखो, हमने यहाँ पर F2 अल्फ़ा मान ली, अब आगे देखो, अब आपने F1 अल्फ़ा और F2 अल्फ़ा दोनों निकालनी है। सबसे पहले हम F1 अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। F1 अल्फ़ा कैन बी कैलकुलेटेड एज़, देखो F1 अल्फ़ा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो F1 अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है यार, 2 बटे में अंडर रूट पाई है, इंटीग्रेशन आपका यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी भी आएगा, 0 से इन्फिनिटी है, x की 1/2 है, dx है, नीचे मेरा e की अल्फ़ा प्लस x है, माइनस मेरा 1 है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आपको कैसे सोल्व करना है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि 2 बटा अंडर रूट पाई मेरा बाहर है, तो अंदर मेरा कितना आएगा? अंदर मेरा आ जाएगा अंडर रूट पाई बटे में 2, यानी मुझको आपस में कैंसल आउट करनी है चीज़ें। अगर चीज़ें कैंसल आउट करनी है तो अंदर मुझको लिखना पड़ेगा अंडर रूट पाई बटे में 2। ठीक है? ये जस्ट फॉर ट्रिक है। अगर आपको ट्रिक के हिसाब से याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन करना है तो आप प्रॉपर इंटीग्रेशन के टर्म में भी इस चीज़ को याद कर सकते हो। आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या आएगा? आगे यहाँ पर आएगा डी। डी यहाँ पर क्या होता है? डिग्री ऑफ डिजेनरेसी होता है ना, कि गैस आपकी कितनी डिजेनरेट हुई है। डी आ गया, डी के साथ मेरा डी स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर के साथ डी क्यूब आ गया। अब देखो, डी की यहाँ पर पावर आप 1 देखो, डी की यहाँ पर पावर 1 है, तो नीचे मैंने लिख दिया 1 की 3/2। डायरेक्ट याद करना पड़ेगा भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। 2 है, 2 की मैंने लिख दी 3/2, 3 है, 3 की मैंने लिख दी 3/2, यानी कुल मिला के जो मेरा F1 अल्फ़ा बना ना, जो मेरा F1 अल्फ़ा बना, F1 अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर मैंने कैसे निकाली है? देखो, ये D की पावर मेरी R है, अगर मैं इसको D की R लिख दूँ, R मेरा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी R की यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख ली 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। R की जो मेरी वैल्यू है 1 से इन्फिनिटी तक वैरी कर रही है। ऊपर मेरा D की R है एंड नीचे उसी R की 3/2 है। क्या बात समझ में आई? ऊपर जो मेरा R लिखा हुआ है, उसी R की पावर 3/2 यहाँ पर मैंने नीचे लिख देनी है। समझ आई बात? आगे देखो,
F1 अल्फ़ा की तो वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपने वैल्यू निकालनी है F2 अल्फ़ा की। देखो, आपको पता है F2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है? 4 बटे में 3 अंडर रूट पाई है। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी आपने कर लेना है। x की 3/2 dx एंड नीचे आपका e की अल्फ़ा प्लस x है, माइनस आपका 1 है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखो, बाहर इसकी ट्रिक है, एक बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी। बाहर जो वैल्यू है ना, वो आपको यहाँ पर अंदर कट कर देनी है। कट कैसे करोगे? अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ 3 अंडर रूट पाई एंड डिवाइड कर दूँ 4 से, तो 4 से 4 कट गया, 3 अंडर रूट पाई से 3 अंडर रूट पाई कट गया। अब अंदर देखो यहाँ पर क्या वैल्यू बची? अंदर हमारी यहाँ पर वैल्यू बचेगी डी, साथ में मेरा डी स्क्वायर बचेगा, साथ में मेरा डी क्यूब बचेगा। अंदर डी की देखो यहाँ पर 1 पावर है, तो 1 की पिछली बार मैंने 3/2 लिखी थी, अब की बार मैं यहाँ पर 1 और ऐड करके लिख दूँगा। अब की बार यहाँ पर मैं 1 की पावर लिख दूँगा 5/2, 2 की पावर लिख दूँगा 5/2, 3 की पावर लिख दूँगा 5/2। समझ आई बातें? नॉर्मल सा कांसेप्ट है, ठीक है? क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कांसेप्ट को पूरा। आगे देखो। तो F2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई आपकी? देखो, समेशन अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ d की पावर r है, d की r है एंड उसी r के नीचे 5/2 है। r की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चे, वो r की वैल्यू ना 1 से इन्फिनिटी तक वैरी कर रही है। r की वैल्यू 1, 2, 3, 4 यहाँ पर इस तरीके से चल रही है और इन्फिनिटी तक चल रही है, ठीक है? इस प्रकार आपने कैलकुलेट कर ली F1 अल्फ़ा की वैल्यू, F2 अल्फ़ा की वैल्यू। तो हम यहाँ पर F1 अल्फ़ा की इनकी वैल्यू ना पुट करेंगे। Put value of F1 alpha and F2 alpha in equation number 1 and equation number 2। अब आपने पढ़ी है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी आपकी? इक्वेशन नंबर 2 तो आपकी ये रही। यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर हम F2 अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे एंड इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है हमारी? इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये रही। इस इक्वेशन के अंदर हम जो n की वैल्यू है इसके अंदर हम F1 अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे पुट? देखो, यहाँ पर जो आपकी n की वैल्यू कितनी रहेगी? n की यहाँ पर वैल्यू आपकी बन जाएगी v बटे में h क्यूब 2 पाई m के टी की 3/2 एंड यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, f1 अल्फा की वैल्यू पुट करी। f1 अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी है? समीशन r की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, d की पावर r है एंड नीचे उसी r की 3/2 है। ठीक है? बात आई समझ में? आगे देखो, आगे हमको वैल्यू पुट करनी है u की। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u की यहाँ पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे, तो u की हमारी वैल्यू बन जाएगी 3/2 v बटे में h क्यूब 2 पाई m के टी की 3/2 है। एग्जैक्ट सेम इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिखी है, कोई भी चेंज अब तक मैंने नहीं किया। के टी पहले भी था इक्वेशन में, अब भी है। यहाँ पर मैंने F2 अल्फा की वैल्यू पुट करी है। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू यहाँ पर मैंने ना F2 अल्फा की वैल्यू पुट करी है। F2 अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? समीशन r की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, d की पावर r है, नीचे r की 5/2 है। ठीक है? अब देखो, दीज इक्वेशन कैन बी फर्दर रिजोल्व। हम इन इक्वेशन को दोबारा रिजोल्व कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ही और सोल्विंग इन इक्वेशन की कर सकते हैं। देखो, एन की वैल्यू हमारी कितनी आई है? वी बटे में एच क्यूब 2 पाई एम के टी की 3/2 है। यहाँ पर F1 अल्फा है। F1 अल्फा को अगर मैं थोड़ा ओपन करके लिख लूँ एंड वहाँ से मैं डी कॉमन निकाल लूँ, ठीक है? वहाँ से मैं डी कॉमन निकाल लूँ। आपने पता है जब हम F1 अल्फा को ना ओपन करके लिखते हैं, तो आपकी कुछ ऐसी वैल्यू बनती है। डी बटे में 1 की पावर है ना प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब बटे में वैल्यू चल रही होती है, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं ना इस इक्वेशन में से डी कॉमन ले लूँ, तो देखो कि हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डी कॉमन ले लिया, तो 1 बचा, प्लस मेरा डी बचा, प्लस मेरा डी स्क्वायर बचा, ठीक है? नीचे एज इट इज़ जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ हमारी सेम चल रही है एंड एन की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? डी कॉमन लेकर 1 प्लस में डी प्लस डी स्क्वायर 2 की 3/2 एंड 3 की 3/2। समझ आई बात? आगे देखो, अब मैं थोड़ा-सा यू को यहाँ पर सॉल्व करूँगा। देखो, एंड इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर मान लिया है, ठीक है? u की वैल्यू कितनी हो गई? u की वैल्यू 3/2 v बटे एच क्यूब 2 पाई एम के टी 3/2 के टी। ये सारी की सारी जो टर्म है ये तो बिल्कुल सेम टू सेम मैंने लिख दी। d, अब यहाँ से मैंने d कॉमन ले लिया। d जैसे मैंने कॉमन लिया, बिल्कुल इसी की तरह मेरी इक्वेशन बन जाएगी। बस यहाँ पर 2 की 5/2 हो गई, यहाँ पर 3 की 5/2 हो गई। समझ आई बात? अब देखो, हमको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 को ना 3 से डिवाइड करना है ऐसे, 4/3 हमको यहाँ पर करना है। तो देखो कैसे करेंगे डिवाइड हम? u बटे मेरा n हो जाएगा। जैसे मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करूँगा, तो u के डिवाइड में मेरा क्या आ जाएगा? n आ जाएगा ना? u बटे मेरा n हो गया। अब देखो, ये भी टर्म मेरी सेम है इतनी-इतनी एंड v बटा h क्यूब 2 पाई m के टी 3/2, यानी कि ये सारी की सारी टर्म
एंड ये सारी की सारी टर्म ये आपस में क्या हो जाएँगी? कैंसल हो जाएँगी। तो कितना बचेगा? 3/2 मेरा एज़ इट इज़ बच गया। देखो यहाँ पर डी से ये भी डी है, ये भी डी है। आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा? केटी बचेगा। 3/2 बचा, केटी बचा, साथ में मेरा ये बचा। 1 प्लस डी एज़ इट इज़ वैल्यू है एंड ये बचा। ये मेरा डिवाइड में हो चले जाएगा। जो मेरी 1 प्लस डी स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, जो मेरी F1 अल्फ़ा की वैल्यू है, ये मेरी ना यहाँ पर डिवाइड में चली जाएगी। तो डिवाइड में ना इसको ऊपर ले आऊँगा। नीचे प्लस की 1 है, ऊपर आके -1 मैं इसको लिख सकता हूँ। 1 प्लस डी 3/2 है, डी स्क्वायर के बटे में यहाँ पर 3 की 3/2 है, माइनस में 1 मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब मैं थोड़ा और सोल्व करूँगा, u की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? मैं n को ना इस साइड भेज दूँगा, राइट हैंड साइड भेज दूँगा। u की वैल्यू मेरी हो जाएगी 3/2 nkt। ये मेरा एज़ इट इज़ मैंने सेम टू सेम लिख दी इक्वेशन। यहाँ पर देखो ये टर्म मेरी माइनस की हो जाएगी एंड ये टर्म भी जो है मेरी माइनस की हो जाएगी। 1 माइनस एंड माइनस। क्या इतनी बात समझ में आई? नॉर्मल सा कंसेप्ट है। अगर चीज़ों को समझ के करोगे तब चीज़ें आसान लगेंगी, अगर चीज़ों को रटोगे तब चीज़ें मुश्किल लगेंगी। आगे देखो, आगे हमारी इक्वेशन नंबर 5th बन जाएगी यहाँ पर। u की वैल्यू 3/2 nkt मैंने सेम रख लिया। अब देखो 1 है प्लस में d की 2/5 2 की 5/2 है, डी स्क्वायर की नीचे 3 की 5/2 है। इतनी टर्म तो मैंने लिख ली यहाँ पर सेम। अब देखो मैं इसको ना कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस सॉल्व टू माइनस ये टर्म मेरी माइनस की है, माइनस में डी की डी बटे में 2 की 3/2 एंड माइनस मेरा कितना है? डी स्क्वायर बटे मेरी 3 की 3/2 है। क्या इतनी बात समझ में आई है कि मैं नॉर्मल इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? चीज़ें क्लियर हुई कि भई हाँ, ठीक है। आगे देखो, आगे हमको यहाँ पर एक स्टेप और याद रखना है एंड हमारा जो टॉपिक है वो हमारा सोल्व हो जाएगा, सारा का सारा टॉपिक खत्म होने वाला है, ठीक है? आगे देखो जो हमको F1 अल्फ़ा की एंड D की हमको वैल्यू है ना, ये हमको कैलकुलेट करनी है इक्वेशन फर्स्ट से और थर्ड से। आपको पता है इक्वेशन थर्ड कितनी आई है? इक्वेशन थर्ड आपकी ये वाली। अगर यहाँ से मैं D की वैल्यू निकालूँ, आप इसको नेगलेक्ट कर दो, आप इस टर्म को नेगलेक्ट कर दो, ठीक है? आपको सिर्फ़ ये D दिखाई देना है यहाँ पर। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच क्यूब इस साइड चला जाएगा, एन एच क्यूब बटे में वी आ जाएगा एंड 2 पाई एम के टी की 3/2 हो जाएगी। देखो डी की मेरी यहाँ पर वैल्यू हो गई एन एच क्यूब बटे वी 2 पाई एम के टी की 3/2। अब F1 अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ से F1 अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? एन एच क्यूब एच क्यूब मैंने यहाँ पर भेज दिया, ये सारी की सारी टर्म मेरी नीचे आ गई। तो देखो यहाँ पर मेरी कितनी वैल्यू बनेगी F1 अल्फ़ा की? यहाँ पर मेरी वैल्यू बनेगी NH क्यूब बटे में V है 2 पाई एम के टी की 3/2 है। अब देखो F1 अल्फ़ा की वैल्यू और D की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो मैं D की वैल्यू ना इक्वेशन 5 में पुट कर दूँगा। इक्वेशन 5 मेरी कौन-सी है? ये वाली है। D की जो वैल्यू है ना, ये मैं इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट कर दूँगा। अब देखो यहाँ पर क्या इक्वेशन हमारी बनेगी। आगे देखो, यहाँ पर ना मैंने वैल्यू पुट करनी है डी की इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 मेरी क्या है? u = 3/2 nkt है, 1 प्लस में बिल्कुल। अब आपको यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर देनी है। 2 की 5/2 मैंने बाहर निकाल लिया, डी की वैल्यू मैंने एज़ इट इज़ पुट कर दी, प्लस 1/3 की जो 5/2 है, ये मैंने बाहर निकाल लिया एंड डी का स्क्वायर यहाँ पर मैंने पुट कर देना है, यानी कि एनएच क्यूब डिवाइड बाय दिस पूरी-पूरी डी की वैल्यू है एंड उसका मैंने स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। एग्ज़ैक्ट बिल्कुल सेम इक्वेशन आपने लिख लेनी है। कुल मिला के जो आपका फाइनल रिज़ल्ट बनेगा, ये आपका फाइनल रिज़ल्ट है यहाँ पर, ठीक है? ये आपका क्या है यहाँ पर? फाइनल रिज़ल्ट है, जो आपका बन रहा है यहाँ पर कि u की वैल्यू हमारी कितनी हो रही है? 3/2 सेम रह गया मेरा, ठीक है? टेम्परेचर मेरा सेम रह गया। जो Nk है ना मेरा Nk, N और K की मल्टीप्लाई दोनों मेरे कांस्टेंट है, मैं इसको R लिख सकता हूँ। R मेरा क्या है? गैस कांस्टेंट है। यानी Nk की मल्टीप्लाई मैंने R लिख दी, T मैंने सेम लिख लिया। ईटा क्या है? ईटा यहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर रहा है ब्रैकेट टर्म को। जितनी भी आपकी बहुत बड़ी सारी ब्रैकेट है, इसके अंदर आपने जितनी वैल्यू लिख रखी है ना, इन सब की वैल्यू आप ईटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन सबको आप ईटा बोल सकते हो। तो यू की वैल्यू मेरी इतनी आ गई एंड हेंस ये है हमारा बोस-आइंस्टाइन गैस। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। बहुत बड़ा डेरिवेशन है इस टॉपिक का, थ्योरी भी बहुत सारी है। थोड़ा अगर समझ के करोगे ना, टॉपिक को 2-3 बार लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करके देखोगे, तो हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ा डेरिवेशन है, तो फुल चांस रहेंगे इस टॉपिक के कि ये 10 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स में आए, ठीक है?
तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर ये आपका पेपर के अंदर आ सकता है, बोस-आइंस्टाइन गैस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कर लेना है, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफ़िकेशन बेल ऑन कर लेना एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है? वीडियो वगैरह को एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।